हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अन अकेडमी 12 CBSE कॉमर्स क्वेस्ट। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक हैं, फिट हैं, फाइन हैं और घर पर हैं। सो हियर आई एम रुचि हरदेनिया एंड आई विल बी टेकिंग योर सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज विद अन अकेडमी। सो जैसा कि आप सब जानते हैं, अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है और यहाँ हम आए हैं आपके पास क्लास 12 CBSE सब्सक्रिप्शन के लिए। ठीक है, आप मुझे ये बता दें, आप लोगों को बहुत खुशी हो रही है कि अन अकेडमी ने अपने जो न्यू बैचेस हैं सेशन 2021 के लिए वो अनाउंस कर दिए हैं क्लास 9 to 12 के लिए साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम्स के साथ ही में अन अकेडमी ने, जैसा कि हमारा 12 CBSE कॉमर्स क्वेस्ट चल रहा है जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और प्रीवियस ईयर पेपर जो है जिस पर डिस्कशन कर रहे हैं, हमारे प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन जो है बोर्ड्स का 12 CBSE कॉमर्स क्वेस्ट पर हो चुका है। उसी तरह अन अकेडमी आपके लिए लेकर आया 11 CBSE क्वेस्ट, 11 CBSE क्वेस्ट विद ऑल स्ट्रीम्स, 11 CBSE आर्ट्स क्वेस्ट, 11 CBSE कॉमर्स क्वेस्ट एंड 11 CBSE साइंस क्वेस्ट। और यहाँ पर हम वही करने वाले हैं अगेन, यहाँ पर हम प्रीवियस ईयर पेपर्स पर डिस्कशन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है आपके लिए लेकर आएंगे। देन कंप्लीट सिलेबस जो है आपका क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में कवर किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ हम एग्जाम स्ट्रैटेजीज पर भी बात करेंगे कि एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजीज प्लान करनी चाहिए, कैसे आप हाईएस्ट मार्क्स जो है अचीव कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स ऑफ 11th क्लास, प्लीज बी रेडी नाउ। आपका जो चैनल है क्वेस्ट चैनल वो लॉन्च हो चुका है। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज शेयर मोर विद योर फ्रेंड्स टू। जो आपके साथ जो आपके दोस्त हैं उनको आप ये बताएं ताकि वो भी ज्वाइन कर सके और वो भी इसके बेनिफिट्स जो है ले सके और अपनी परफॉर्मेंस को, अपने एग्जाम्स को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। सो लेट्स क्रैक इट नाउ। अगर आप क्लास 12 का CBSE का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या मिलता है? लेट मी टेल यू कि अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती है डेली लाइव क्लासेस। बच्चों, लाइव क्लासेस में पढ़ने का एक अलग ही मजा है। यहाँ आप अपने टीचर एडुकेटर के साथ घर बैठे कनेक्ट हो सकते हैं, साथ में आप अपनी डाउट्स, अपनी क्वेरीज जो है ऑनगोइंग क्लास में जो है रिजॉल्व कर सकते हैं। साथ में आपको मिलेंगे लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। यहाँ हम आपके लिए बहुत सारे टेस्ट एंड क्विजेस जो है वो लेकर आते हैं जिसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। आप खुद ये चेक कर सकते हैं कि जो आपने पढ़ा है, जो आपने सीखा है, उसको आप कितना अटेम्प्ट कर पा रहे हैं। देन आपको यहाँ मिलेंगे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, मीन्स आपके सारे कोर्सेज कुछ इस तरह प्लान किए जाते हैं कि आप अपने एग्जाम्स के साथ उनको कोऑर्डिनेट कर सकें और बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो दे सकें विद अनलिमिटेड एक्सेस। यहाँ अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको हमारे वीडियोस का अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। मींस अगर आपकी कभी कोई लाइव क्लास मिस हो जाती है तो आप उसे कभी भी और कहीं पर भी देख सकते हैं, क्योंकि हमारी सारी लाइव क्लासेस जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है और उस रिकॉर्डेड वीडियोस के एक्सेस जो है आपको सब्सक्रिप्शन के साथ ही मिल जाते हैं। देन यहाँ पर आपकी पूरी लाइव क्लासेस होती हैं और सभी सब्जेक्ट की लाइव क्लासेस फ्री होती हैं। मींस आपको सिर्फ एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है और आपकी सारी क्लासेस लाइव हो जाएंगी। उसके लिए आपको अब अलग से कुछ पे नहीं करना होगा। बस आपने जो एक बार प्लस सब्सक्रिप्शन लिया है, बस आपकी सारी क्लासेस अब लाइव हो जाएंगी। देन आपको चांस मिलता है इंडिया के टॉप एजुकेटर्स के साथ पढ़ने का। हर फील्ड में, हर एग्जाम के लिए यहाँ आपको बेस्ट एजुकेटर्स मिलेंगे जो आपको ट्रेन करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपको मेंटोर करेंगे, जिनके हेल्प से, जिनके नॉलेज से आप अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं। देन यहाँ हम आपको प्रोवाइड करेंगे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। नाउ व्हाट इज कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस? कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस में हम यहाँ का एक सब्जेक्ट कवर नहीं करते, हम आपके सारे सब्जेक्ट लाइक मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री या कॉमर्स में इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, हम आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। आपके कंप्लीट कोर्स की प्रिपरेशन यहाँ की जा सकती है। अब आपको क्या करना है? आपको जल्दी से प्ले स्टोर पर जाना है, अन अकेडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और सब्सक्रिप्शन लेना है, प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है। देन टेलीग्राम ऐप के थ्रू भी आप कनेक्ट हो सकते हैं। ये जो स्क्रीन पर आपको URL दिख रहा है, ये आपको टेलीग्राम ऐप में पेस्ट करना है। देन यू हैव टू क्लिक ज्वाइन और आप सीधे हमसे कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट मी टेल यू अबाउट क्लास 12 सब्सक्रिप्शन। अगर क्लास 12 का आप सब्सक्रिप्शन प्लान लेते हैं तो आपको कितने में पड़ता है? नाउ अगर हम 6 मंथ्स की बात करें तो 6 मंथ्स का प्राइस होता है 10,000 रुपीज़,
ठीक है। और अगर 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं आप तो 12 मंथ्स का प्राइस है 12,500 रुपीज। अब देखिए 6 मंथ्स में अगर आप 1 मंथ की फी और ऐड करेंगे 2,500 रुपीज तो आपका 12 मंथ का प्लान बन जाता है। मीन्स 6 मंथ्स में अगर आप 1 मंथ की फी और ऐड करेंगे तो आपको 7 मंथ्स के बेनिफिट नहीं, आपको पूरे 12 मंथ्स के बेनिफिट मिलेंगे। और अगर आप नीचे दिया हुआ कोड RUCHI जो यूज करते हैं तो आपको 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट मिलता है। तो अब आपके 6 मंथ्स का जो प्राइस है सब्सक्रिप्शन का वो हो जाता है 9,000 रुपीज और 12 मंथ के सब्सक्रिप्शन का प्राइस हो जाता है 11,250 रुपीज ओनली। एंड फ्रेंड्स, इससे ज़्यादा इकोनॉमिकल और इससे ज़्यादा बेनिफिशियल प्लान आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगर आप इसे मंथली कन्वर्ट करके देखेंगे तो 938 रुपीज सच मिनिमम कॉस्ट। और इसमें आपको सारे सब्जेक्ट, सारी लाइव क्लासेस, कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस, टेस्ट एंड क्विजेस विद इंडियाज टॉप एजुकेटर्स आपको पढ़ने का चांस मिल रहा है। फ्रेंड्स प्लीज डोंट वेट, गो एंड सब्सक्राइब अनअकैडमी। अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन अभी ले आप। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक। हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस एनवायरनमेंट। आज हम बिजनेस एनवायरनमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। नाउ द क्वेश्चन इज ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग। आपको ये जितने भी टॉपिक्स हैं उनको एक्सप्लेन करना है। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन क्या होते हैं? So liberalization refers to end of licensing quota and many more restrictions and control which were put on industries before 91. Indian companies got liberalization in many ways, following ways. Like अब देखो liberalization क्या है मैं आपको बता देती हूँ। LPG पॉलिसीज क्या है? फर्स्टली LPG पॉलिसीज बेसिकली ये है कि 1991 में इंडिया की एक ऐसी कंडीशन आ गई थी कि इंडिया के पास मुश्किल से मुश्किल जो है 1 मंथ का जो सर्वाइवल अमाउंट था पूरी कंट्री के लिए वो बचा हुआ था। तो ऐसे में इंडिया ने जो है वर्ल्ड बैंक से लोन की डिमांड की थी। अब वर्ल्ड बैंक जो है इंडिया को लोन तो दे देता, लेकिन वर्ल्ड बैंक को ये पता था कि इंडिया की जो करंट पॉलिसीज हैं, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसके थ्रू इंडिया कभी भी लोन रिपे नहीं कर पाएगा। तो वर्ल्ड बैंक ने क्या कंडीशन रखी इंडिया के साथ कि हम आपको लोन दे देते हैं बट आपको हमारी कंडीशंस जो है, हमारे जो रिफॉर्म्स हैं वो एप्लीकेबल करने पड़ेंगे। और उसके साथ इंडिया में आई नई पॉलिसीज, LPG पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हाट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब था इंडिया में पहले जितनी भी इंडस्ट्रीज थी उन पर रेस्ट्रिक्शन थे, लाइसेंसिंग पावर थी। आपको इंडस्ट्रीज को एक्सीड करना है, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। डाइवर्स प्रोडक्ट में डील करना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। आपको इंडस्ट्री सेटअप करनी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। मीडियम से लार्ज स्केल में मूव करना है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी है, लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो हर चीज़ पर लाइसेंसिंग थी, इस वजह से ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ थी नहीं। देन प्राइवेटाइजेशन, हमारे यहाँ जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो गवर्नमेंट यूनिट्स में थी, पब्लिक सेक्टर में थी सारी इंडस्ट्रीज। और गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज की आप सब कंडीशन जानते हैं और उस टाइम तो गवर्नमेंट की कंडीशन और ज़्यादा खराब थी। तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी इंडस्ट्रियल यूनिट सिक थी जो चल नहीं रही थी, लेकिन गवर्नमेंट का बहुत सारा बजट और अमाउंट उन इंडस्ट्रीज पर भी लग रहा था। तो प्राइवेटाइजेशन करने के बारे में सोचा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल्स ऐसे हैं सोसाइटी में जिनके पास बहुत सारा पैसा है, तो उनके पैसे को हम यूटिलाइज करें और इंडस्ट्रीज को प्राइवेट कर दें। दैन ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में हमें किस चीज़ पर प्रोसेस करना था? हमें वर्ल्ड मार्केट पर फोकस करना था, हमें एक्सपोर्ट और इंपोर्ट जो है उस पर ध्यान देना था। मीन्स हमें इंपोर्ट कम करना था और एक्सपोर्ट जो है ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करनी थी, ताकि हमारी कंट्री में क्या है, फॉरेन रिजर्व जो है वो आए, ताकि हमारी कंट्री की इकोनॉमिक कंडीशन जो है स्टेबल हो सके। तो ये बेसिकली LPG रिफॉर्म्स थे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। सो आई होप कि आपको ये टॉपिक जो है अच्छे से समझ आया होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिजनेस स्टडीज़ के इस चैप्टर का भी एज वेल एज इकोनॉमिक्स का भी। आपकी पूरी इकोनॉमिक्स जो है वो इसी पर बेस्ड है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसी चेंजेस ऑन द बिजनेस इंडस्ट्री। ठीक है, ये 5 मार्क का क्वेश्चन है। आपको क्या बताना है, इम्पैक्ट जो है गवर्नमेंट पॉलिसी का बिजनेस इंडस्ट्री पर क्या इम्पैक्ट पड़ा वो हम बात करते हैं उसके बारे में, जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन का। सो फर्स्ट, इंक्रीज्ड कंपटीशन।
इससे क्या हुआ, कंपटीशन इंक्रीज हो गया। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटीज जो थी वो कम हो गई, डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज जो है वो बढ़ने लगी, तो सबको एक दूसरे को क्या करना पड़ा, कंपटीशन फेस करना पड़ा। इंडिया में कंपनीज जो हैं वो कंपटीशन फेस करने लगी, लाइक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी। अगर आप सबको ध्यान हो तो सबसे पहले सिर्फ BSNL था हमारे यहाँ जिसके फोन्स आते थे, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड, उसके अलावा कोई जानता ही नहीं था। फिर एयरटेल आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर वोडाफोन आ गया, फिर रिलायंस आ गया। तो धीरे 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 बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन और इंश्योरेंस और अलग अलग सेक्टर में क्या हो गया, इंडस्ट्रीज जो है बढ़ती गई, कंपटीशन बढ़ता गया। और किसकी वजह से हुआ, LPG पॉलिसीज की वजह से। देन इंक्रीज इन डिमांड, अब इतनी सारी कंपनीज आ गई हैं, इतना सारा मार्केट जो इंक्रीज हो गया है, तो प्रोडक्ट एंड गुड्स भी तो इंक्रीज हो गए हैं। अब लोगों के पास चॉइस है, लोगों के पास डिमांड है। पहले लोग एक ही तरह का सोप यूज करते थे, अब इतनी सारी कंपनीज है, इतने सारे सोप्स आ रहे हैं। पहले लोग एक ही कंपनी का AC जो था वो यूज कर लेते थे, ठीक है। पहले आपने अगर ठीक से ध्यान दिया होगा तो आप पहले जो एड्स आते थे वो सिर्फ गोदरेज या वर्लपूल के आते थे, अब LG भी है, ठीक है, अब जो है वीडियोकॉन भी है और बहुत सारी कंपनीज है, ठीक है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ, डिमांड बढ़ रही है, क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, वैरायटी आ गई है तो लोगों की डिमांड बढ़ गई है। देन चेंज इन बिजनेस पॉलिसीज, बिजनेस पॉलिसीज जो है वो चेंज हो रही हैं, ठीक है। अब बिजनेस को बढ़ाने के लिए, इंडस्ट्रीज को बढ़ाने के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज जो है वो प्रोवाइड की जा रही हैं, तो बिजनेस पॉलिसीज में चेंज आ रहा है। गवर्नमेंट भी जो है डायरेक्ट फंक्शनिंग पे इनके फोकस करती है, तो जैसे जैसे इसमें चेंज आता जा रहा है वैसे वैसे इंडस्ट्री सेक्टर में भी चेंज आ रहा है। नाउ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, कंपटीशन जितना बढ़ रहा है मार्केट में सरवाइव करने के उतने नए इनोवेटिव वेज आ रहे हैं। आप देखें तो हमें मुश्किल से मुश्किल एक हमारा ईयर कंप्लीट होता होगा और एक नया मोबाइल फोन, नया एंड्रॉइड लॉन्च हो जाता है नए फीचर के साथ। हम सोचते हैं अब तो क्या आएगा और उसके बाद कुछ और नया आ जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कंपटीशन में बने रहना है। जो LPG की वजह से इतनी सारी कंपनीज आ गई, उन कंपनीज में सरवाइव करने के लिए लगातार कंपनीज को कुछ इनोवेटिव करना है और उस इनोवेशन में टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट भी आता है, टेक्नोलॉजी को हर बार इम्प्रूव करना, तो वो चेंजेस आ रहे हैं सोसाइटी में, कम इंडस्ट्रीज में ज़्यादा। द नीड फॉर ट्रेन पर्सनल्स, अब काम करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है? स्किल्स की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो ट्रेन है, जिसके पास स्किल्स है, ह्यूमन अपने आप को जितना ज़्यादा डेवलप करेगा, अपने आप को जितना ज़्यादा रिसोर्स बनाएगा, यूजफुल रिसोर्स बनाएगा, उतना ज़्यादा वो क्या कर रहा है, उतना ज़्यादा वो कंपटीशन में सर्वाइव कर पा रहा है। लाइक आज मैं हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास स्किल्स नहीं होंगी, मुझे सिर्फ पढ़ाना आता है लेकिन मुझे पेन पेपर पर ही पढ़ाना आता है, मैं ऐसे ऑनलाइन अगर नहीं पढ़ा पाती तो क्या मैं आप लोगों से कनेक्ट हो पाती? क्या मेरी नॉलेज आप तक शेयर हो पाती? नहीं। तो मुझे ये स्किल्स अपने आप को देनी पड़ी, मुझे सीखना पड़ा। क्यों? क्योंकि मुझे आपके साथ कनेक्ट होना है, मुझे अपनी नॉलेज आप तक पहुँचानी है। तो जो जितना स्किल्स में अपने आप को डेवलप करेगा उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन सर्वाइव करेगा। तो अब ये चेंज आ गया है कि हर पर्सन के ऊपर प्रेशर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हो। देन मार्केट ओरिएंटेशन, मार्केट ओरिएंटेड हो गया है प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट कैसे बनते हैं? मार्केट में जिसकी डिमांड है, लोगों को क्या चाहिए वो देखकर प्रोडक्ट बनता है। पहले प्रोडक्ट कैसे बनता था? जो बन गया वही बिकेगा। अब क्या होता है? जो चाहिए वही बिकेगा। अब मुझे जैसी क्वालिटी का फ़ोन चाहिए, मुझे जैसी नोटबुक चाहिए, मुझे जैसे कपड़े चाहिए, सब अब वैसा बनता है। तो यहाँ पर मार्केट ओरिएंटेड है, मार्केट में डिमांड को देखकर जो है प्रोडक्शन किया जाता है। नाउ लेस रिलायंस ऑन बजटरी सपोर्ट बाय पब्लिक सेक्टर, अब इंडिविजुअल जो है, कंपनीज जो है, वो खुद ही इतना एफिशिएंटली और इफेक्टिवली वर्क कर रही हैं कि गवर्नमेंट के ऊपर बजट के लिए वो डिपेंडेंट नहीं है। कंपटीशन को उन्होंने इतना इंक्रीज कर दिया है कि वो खुद से अब सर्वाइवल के नए नए वेज जो है वो निकाल लेते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि उनको खुद को लॉस जो है वो कवर करना है, इफेक्टिवली अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर वो अपने लॉसेस को रिकवर कर सकते हैं। तो ये सारे चेंजेस सिनेरियो में किसकी वजह से आए हैं? LPG पॉलिसीज की वजह से ही पॉसिबल हुए हैं। नाउ एक्सप्लेन द एग्जाम्पल्स, द वेरियस डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। बिजनेस एनवायरनमेंट के अलग अलग डायमेंशंस जो हैं वो हमें एक्सप्लेन करने हैं। सो फर्स्ट इज इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वेरिएबल्स सच एज इंटरेस्ट रेट, इनकम, स्टॉक। इकोनॉमिक वर्ड जहाँ भी आ जाता है वहाँ बात हम हमेशा पैसों की करेंगे, मॉनेटरी टर्म्स में करेंगे। तो मॉनेटरी टर्म्स से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं,
लाइक इनकम है, स्टॉक मार्केट है, इंटरेस्ट रेट्स है, इनमें जितना भी चेंजेस आएगा उससे कहीं ना कहीं बिजनेस पर चेंज आएगा। मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बढ़ गया है और बिजनेस ने बहुत सारा लोन लिया हुआ है, डेट लिया हुआ है, तो उसको बहुत सारा पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट, तो उससे क्या होगा, उसको प्रॉफिट कम होगा और उसको इंटरेस्ट जो है वो ज़्यादा एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, तो वो क्या कर सकता है, मे बी वो कॉस्ट बढ़ा दे अपनी, ठीक है, तो इसके थ्रू अपनी कॉस्टिंग के थ्रू क्या करेगा, अपने प्रॉफिट को कवर करेगा। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में चेंज आएगा तो वहां पर बिजनेस में भी चेंज आएगा। देन सोशल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट क्या होता है, जहाँ पर सोशल फोर्सेस जैसे कस्टम, ट्रेडिशन, सोशल वैल्यूज, सोशल ट्रेंड्स, इन सब का यूटिलाइजेशन किया जाता है, ठीक है, उन सबको ध्यान में रखते हुए कि लोगों को क्या चाहिए, सोसाइटी में क्या डिमांड है, उन सब को ध्यान रखते हुए जो चेंजेस किए जाते हैं वो सोशल एनवायरनमेंट होता है। लाइक यहाँ पे लोगों के, हमको प्लैनेट का भी ध्यान रखना है, लोगों का भी ध्यान रखना है, लोगों की प्रॉस्पेरिटी का भी ध्यान रखना है, और उन सब को ध्यान में रखते हुए हमें बिजनेस करना है, तो वो हमारा क्या बन गया, सोशल एनवायरनमेंट बन गया। नाउ टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस जो होते जा रहे हैं उसके थ्रू, लाइक अभी हम कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स का यूज़ कर रहे हैं, धीरे धीरे और कोई टेक्नोलॉजी आ जाएगी, ठीक है, तो जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी इंप्रूव होती जा रही है उतना हमें अपने आप को इम्प्रूव करना है। अगर टेक्नोलॉजी पुरानी है तो आपका प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, पुराना हो जाएगा, उसको कोई यूज़ नहीं करेगा। तो अगर आपको कंपटीशन में बने रहना है तो आपको टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन को भी अपनाना होगा। तो ये चेंजेस भी जो है बिजनेस को बहुत अफेक्ट करते हैं, ये भी बिजनेस एनवायरनमेंट का एक इम्पॉर्टेंट जो है कंपोनेंट है। देन लीगल एनवायरनमेंट, लीगल एनवायरनमेंट मींस लीगल पॉलिसीज में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। लाइक इंडिया में एग्जिम पॉलिसी, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट जो पॉलिसी है एक्ट, उसका फॉरेन ट्रेड एक्ट बन गया है 1992, जिसके थ्रू आपको डिस्ट्रीब्यूशन सेल ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही करना पड़ेगा, उस पर कंप्लीट नज़र रखी जाएगी। तो यहाँ पर क्या लॉज होने वाले हैं, उस लॉज के थ्रू क्या बिजनेस पर असर पड़ने वाला है, वो भी ध्यान रखा जाता है। देन पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या, गवर्नमेंट की पॉलिसीज, गवर्नमेंट ने कुछ लॉ एस्टैब्लिश किए हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं वो बनाई हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। जैसे अचानक से हमारे यहाँ पर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 आ गया था, एलपीजी पॉलिसीज, तो सबको उसको फॉलो करना पड़ा और उसकी वजह से जो चेंजेस आए सोसाइटी में वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हुआ। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन गवर्नमेंट ने लिया था, इसलिए वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है। Now, what economic changes were initiated by government under the industrial policy 1991? What impact have these changes made on the business and industry? So features of liberalization policy, सबसे पहला फीचर क्या था, उन्होंने जो लाइसेंसिंग था उसको डिस्करेज कर दिया था। देन मोनोपोलीज जो थी, अब पहले गवर्नमेंट सेक्टर की, पब्लिक सेक्टर की क्या थी, मोनोपोलीज थी, तो उस मोनोपोलीज को उन्होंने क्या किया, कंट्रोल किया, खत्म किया। देन लिबरलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन को लिबरलाइज कर दिया, कोई जहां भी चाहे इंडस्ट्रीज को सेटअप कर सकता था। देन रिमूवल ऑफ रेस्ट्रिक्शंस, रिस्ट्रिक्शन जितने भी थे वो सारे रेस्ट्रिक्शन जो है रिमूव कर दिए गए। देन लिबरलाइजेशन ऑफ कैपिटल मार्केट, कैपिटल मार्केट, फंड्स, इन्वेस्टमेंट, मनी ट्रांसफर, इन सब पे जो रोक लगी हुई थी उन सबको हटा दिया गया। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट रिफॉर्म्स, फॉरेन एक्सचेंज जो है मार्केट रिफॉर्म्स किए गए, फॉरेन एक्सचेंज पॉलिसी में चेंजेस किया गया। देन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर फोकस किया गया, रोड्स, बिल्डिंग, डैम, ब्रिजेस, इन सब पर फोकस किया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इसके बेनिफिट ले सके। नाउ फीचर्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी इन इंडिया, प्राइवेटाइजेशन जैसे मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्रीज को पब्लिक सेक्टर से निकालकर जो है प्राइवेट सेक्टर में लाना। तो सबसे पहले तो पॉलिसी ऑफ डी रिजर्वेशन, पहले क्या था, हमारे यहाँ बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी, मेनली जितनी भी इंडस्ट्रीज थी वो किसके पास थी, गवर्नमेंट के पास थी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, अपने पास सिर्फ नवरत्न रखे, नवरत्नास और मिनी रत्नास रखे, मीन्स 9 इंडस्ट्रीज जो थी मेजर इंडस्ट्री वो रखी और कुछ जो है माइनर इंडस्ट्रीज अपने पास रखी। जो गवर्नमेंट ने सिक यूनिट्स था उनको वापस से ठीक करने की कोशिश की, रिवाइव करने की कोशिश की। सिक यूनिट मीन्स जो इंडस्ट्रीज चल नहीं रही थी या फिर उनको कम्प्लीटली बंद कर दिया। उससे क्या हुआ कि बहुत बड़ा अमाउंट जो था जो उन पर इन्वेस्ट किया जा रहा था वो बच गया। अब नवरत्नास और मिनी रत्नास में से हमारे पास कितनी इंडस्ट्रीज हैं, हमारे पास 2016 तक थी 3 इंडस्ट्रीज, उसके बाद हमारे पास 2 बची और अब हमारे पास सिर्फ एक ही इंडस्ट्री है, वो है रेलवे।
प्रीवियसली हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया था, डिफेंस को भी जो है प्राइवेट सेक्टर में डाल दिया है। पहले डिफेंस जो था वो पब्लिक सेक्टर में आता था, डिफेंस जो है वो भी प्राइवेट सेक्टर में आ गया। डिफेंस एंड आर्म्स जो बनाने की परमिशन है वो प्राइवेट कंपनीज को मिल चुकी है। देन वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो लेकर आए हैं। डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी, पैसा जो है वो सही जगह लगाना है, ऐसी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में ही लगाना है जहां पर प्रॉफिट के चांसेस हो। तो ये कुछ फीचर्स हैं प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी के। आर्ग्यूमेंट्स फॉर प्राइवेटाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन किस बेसिस पे सही था, आइडियोलॉजिकल ग्राउंड्स पर सही था। अगर हम देखें तो प्राइवेटाइजेशन करना जरूरी था क्योंकि जिन लोगों के पास पैसा है हम उसको इन्वेस्ट करके जो रोटेशन है प्रोडक्शन और सप्लाई का वो बढ़ा सकते थे। देन मैनेजरल एफिशिएंसी जो है इससे वो इम्प्रूव हो जाएगी, हर कोई अपनी इंडस्ट्रीज लगाकर उसको मैनेज कर सकता है। देन कॉम्पिटेटिव एनवायरनमेंट जो हमें बढ़ाना था वो हम कर चुके हैं। देन प्रॉफिट ओरिएंटेड डिसीजन जो है वो लिए जा सकते हैं। प्रॉफिट किससे हो रहा है, इकोनॉमी को प्राइवेट इंडस्ट्री से ज़्यादा हो रहा है। देन ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी डिसीजन मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, ठीक है। बर्डन ऑफ पब्लिक, रिड्यूसिंग इन द बर्डन ऑफ पब्लिक एग्जीक्यूट, पब्लिक सेक्टर पर जो बर्डन था पूरी इकोनॉमी का, देश को चलाने का, वो कम हो गया है। देन ग्रेटर अटेंशन टू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन, इतनी सारी इंडस्ट्रीज आने से आप फोकस किस पर आ गया, कंज्यूमर पर आ गया। कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना, उसकी नीड्स एंड वांट्स का ध्यान रखना, ये इंडस्ट्रीज के लिए ज़्यादा हो गया है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी बढ़ गई, इतनी सारी इंडस्ट्रीज है तो इतने सारे लोगों को जॉब मिल रहा है, ठीक है, वो लोग अपनी लाइफस्टाइल को सुधार पा रहे हैं। देन इन्वेस्टमेंट जो है वो बढ़ता जा रहा है। सिक यूनिट्स हैं उनको रिवाइव करने का चांस मिला प्राइवेटाइजेशन के थ्रू। देन अकाउंटेबिलिटी बढ़ गई है, अब हर कोई बिजनेस कर रहा है, वो हर कोई रिस्पॉन्सिबल है सोसाइटी के लिए भी, लोगों के लिए भी, और गवर्नमेंट और इकोनॉमी के लिए भी। देन फाइनेंशियल डिसिप्लिन इंक्रीज हो गया है क्योंकि अब सभी जो है प्रॉफिट कमाना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा वो अपना नेम और फेम बनाना चाहते हैं, अपनी इंडस्ट्री को रिकवर करना चाहते हैं, इवन सोसाइटी की भी ग्रोथ चाहते हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं पॉसिबल हुआ प्राइवेटाइजेशन की वजह से। नाउ फीचर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, एक तो एक्सचेंज रेट रिफॉर्म्स किया गया हमारे यहाँ पे फॉरेन करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है वो हमने डॉलर के साथ जो है वो फिक्स किया है बेस पर। देन इम्पोर्ट लिबरलाइजेशन जो था इम्पोर्ट पर, ठीक है, इम्पोर्ट पर हमने क्या दिया है, छूट दी है, लेकिन हमने इम्पोर्ट को रिड्यूस भी किया है ताकि हम इम्पोर्ट रिड्यूस करें, एक्सपोर्ट को बढ़ा दें। देन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, हमने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्रीज में बुलाया। हमारी कंट्रीज में बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज जो हैं आकर काम कर रही हैं, तो वो काम करने के साथ क्या कर रही है, यहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्ट कर रही है। साथ ही साथ अगर आपको पता हो तो गवर्नमेंट ने रिसेंटली स्मार्ट सिटी प्लान जो है वो लॉन्च किए हैं। स्मार्ट सिटी प्लान जो है अलग अलग शहरों के बेसिस पर बनेंगे और वो कंट्रीज और वो शहर क्या करेंगे, डायरेक्टली यहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे। देन फॉरेन टेक्नोलॉजी को हम लोग यहाँ ला रहे हैं ताकि यहाँ के लोग ज़्यादा से ज़्यादा उसको यूटिलाइज करें और हम लोग प्रॉफिट की तरफ और अपनी कंट्री के डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सके। देन ग्लोबलाइजेशन के यहाँ पर आपको इफेक्ट्स भी दिए हैं। फ्लो ऑफ गुड्स जो है वो बढ़ जाता है ग्लोबलाइजेशन की वजह से, मार्केट श्रिंक हो जाता है, एक हो जाता है। देन फ्लो ऑफ कैपिटल, अब हम अलग अलग कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो इंटरनेशनल फ्लो होता है, कैपिटल का पैसा एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। कंट्रीज की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लाइक रिसेंटली आप सबको पता है कि कोविड-19 में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की जो टैबलेट्स है इंडिया से गई है सभी जगह, ऑलमोस्ट सभी कंट्रीज में। देन एक्सेस टू एडवांस टेक्नोलॉजीज, जिसके पास भी एडवांस टेक्नोलॉजीज है हम उनसे डील कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड मार्केट हो गया है, अब हमारे यहाँ का अचार पापड़ जो है पूरी दुनिया में खाया जाता है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से हुआ है। लाइक इंफॉर्मेशन का फ्लो है डिफरेंट कंट्रीज में वो बढ़ गया है। डेटा आपको पता है ना, इंफॉर्मेशन के फ्लो की वजह से डेटा एक्सचेंज हो रहा है। देन प्रॉस्पेरिटी इन डेवलपिंग कंट्रीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। कल्चरल कॉन्टैक्ट्स बढ़ते जा रहे हैं, अब बहुत सारे ऐसे जो फेस्टिवल्स हैं जो हमारे बाहर सेलिब्रेट होते थे हम इंडिया में करते हैं और इंडिया के फेस्टिवल्स बाहर सेलिब्रेट किए जाते हैं। रिसेंटली अगर आपको पता हो तो कोविड-19 को जिस तरह से इंडिया ने फेस किया है उसी वजह से जो है यूनाइटेड स्टेट्स अरब एमिरेट्स ने बुर्ज खलीफा पे पूरा जो है इंडिया का प्रेजेंटेशन दिया था। देन एल्प्स माउंटेन पे भी इंडिया का जो है पूरा ट्राई कलर फ्लैग जो था उसको रिप्रेजेंट किया गया था। तो ये सब किसकी वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। लेकिन इससे इकोनॉमी में फ्लक्चुएशंस भी आए हैं बहुत ज़्यादा। देन इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ी है और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ गया है क्योंकि हम रिसोर्सेज का ओवर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं।
इंडियन इंडस्ट्री पे अगेन पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या हुआ है, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन आ गई हैं तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो थोड़ा कम हुआ है। देन आईटी और बीपीओ सेक्टर्स आने से नॉलेज जो है वो ज़्यादा हो गई है, एडवांस टेक्नोलॉजी हमें मिलने लगी है, स्किल्ड मैन पावर हमें मिलने लगा है। देन सेटिंग अप ऑफ SEZs स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हमने बनाए हैं, ठीक है। उसके अलावा नेगेटिविटी क्या आई है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गया। अब हमें कम्पीट करने के लिए इंडियन कंपनीज या डोमेस्टिक कंपनी की जरूरत नहीं है, हमारे पास बहुत सारी फॉरेन कंपनीज भी है। देन लॉस ऑफ जॉब्स, अब हम जॉब्स भी जो है वो लॉस कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो क्या है मल्टीनेशनल कंपनी में जाते हैं, तो बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो जो है वो खत्म होती जा रही हैं, बंद होती जा रही हैं, ठीक है। तो ये सब जो है इम्पैक्ट्स हैं ग्लोबलाइजेशन के। नाउ लिस्ट द वेरियस चेंजेस इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1991। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से चेंजेस जो है 1991 से अभी तक किए हैं। तो वेरियस चेंजेस इनिशिएटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंस 1991 आर, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लेकर आई है गवर्नमेंट इन इंडिया। न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज में रिजर्वेशन जो है इंडस्ट्रीज का वो खत्म किया, पब्लिक सेक्टर का डोमिनेंस खत्म किया, ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस जो थे वो हटा दिए, फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी पर जो रिस्ट्रिक्शन था वो हटा दिया, न्यू ट्रेड पॉलिसी लेकर आई कि हम कंट्रीज के साथ ट्रेड करेंगे। देन फिस्कल रिफॉर्म्स, अब फिस्कल पॉलिसी क्या होती है यहाँ मैंने दिया है, रेफर्स टू एक्शन सेंट्रल बैंक टेक्स एज टू परस्यू ऑब्जेक्टिव्स लाइक प्राइस स्टेबिलिटी एंड मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट। प्राइस स्टेबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए जो सेंट्रल बैंक के जो ऑब्जेक्टिव्स को यूज करती है उसको हम फिस्कल रिफॉर्म बोलते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, जब गवर्नमेंट रेवेन्यू कलेक्शन और स्पेंडिंग, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच में जो डिसीजन लेती है उसको हम मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। कैपिटल मार्केट रिफॉर्म्स, इक्विटी शेयर्स कैपिटल उसमें डील करना। देन सब्सिडीज और प्राइस कंट्रोल, कितनी सब्सिडी दी जाएगी, एमएसपी क्या होगा, प्राइस कैसे स्टेबलाइज करेंगे, प्राइस कैसे कंट्रोल करेंगे, ये सारे चेंजेस हमारी इकोनॉमी में कब आए 1991 के बाद आए। नाउ न्यूमरेट नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के जो है नेगेटिव इम्पैक्ट है, सबसे पहला है थ्रेट्स फ्रॉम मल्टीनेशनल कंपनीज। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमारे आ गई है जिसकी वजह से थ्रेट बढ़ गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, पैसा जो है हमारा मैक्सिमम बाहर जाता है। कोऑपरेट वल्नरेबिलिटी, अब कॉर्पोरेट सेक्टर में वल्नरेबिलिटी आ गई है, सब लोग कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ देखते हैं, वहाँ जॉब जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है, कंपटीशन जो है वो बढ़ गया है, टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती जा रही है। देन मटेरियल रिसोर्स जो है उनका यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया और नेग्लिजेंस भी है उसकी तरफ लोगों का, वो भी बढ़ गया है। देन हाई लेबर टर्नओवर, अब लेबर जो है, लेबर की डिमांड जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई और वेजेस उनको बहुत कम पे किए जा रहे हैं। देन थ्रेट टू इंडिजीनियस कल्चर एंड वैल्यूज़, कल्चर और वैल्यूज़ को बहुत बड़ा थ्रेट है, इससे हमारा जो फॉरेन कल्चर है वो आता जा रहा है, हमारा इंडियन कल्चर जो है वो खत्म होता जा रहा है। Then enumerate the various ways in which manager respond to changes in business environment. मैनेजर जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को कैसे रिस्पॉन्ड कर सकता है। स्ट्रैटेजिक अलायंसेस कर सकते हैं, मर्जर्स कर सकते हैं, एक्विजिशन ऑफ बिजनेस हो सकता है। लाइक आपने देखा होगा रिसेंटली बहुत सारे बैंक्स हमारे यहाँ जो हैं वो गवर्नमेंट बैंक में मर्ज होते जा रहे हैं। देन डाइवर्सिफिकेशन, हम अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग लाइन में डील कर सकते हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज जो कोलैबोरेशन करती हैं, लाइक हीरो और होंडा दो अलग अलग कंपनीज थी, मारुति एंड सुजुकी, ये कोलैबोरेटेड कंपनीज हैं। देन ब्रांड बिल्डिंग, हम ब्रांड जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। बिजनेस एक्टिविटीज़ पर हम रिस्ट्रिक्शंस लगा रिस्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, बिजनेस एक्टिविटी को रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, फिर से शुरू कर सकते हैं, पूरा एनवायरनमेंट पूरा रोल जो है फिर से डिसाइड कर सकते हैं। कैपिटल रिस्ट्रक्चर, कहाँ पैसे लगाने हैं फिर से हम डिसाइड कर सकते हैं, कौन से एसेट खरीदना है, बिल्डिंग कैसे खरीदनी है, ये सब हम देख सकते हैं। कस्टमर फोकस, मेन फोकस किस पर होना चाहिए, कस्टमर पर होना चाहिए। देन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम ला सकते हैं। देन कॉम्पनसेशन लेवल्स और इंसेंटिव स्कीम हम लॉन्च कर सकते हैं। नाउ सम 1 मार्क क्वेश्चंस, व्हाई इज बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन। बिजनेस एनवायरनमेंट अनसर्टेन क्यों है, क्योंकि फ्यूचर हैपनिंग जो है बिजनेस किस पर डिपेंडेंट है, बिजनेस एनवायरनमेंट फ्यूचर हैपनिंग पर डिपेंडेंट है। कब कौन सा चेंजेस आ जाएंगे हम नहीं जानते हैं, तो फ्यूचर के बारे में हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, इसलिए अनसर्टेन है। नाउ व्हाट इज मेंट बाय मार्केट ओरिएंटेशन, जब जो फर्म है गुड प्रोड्यूस करती है तो मार्केट की नीड्स को एनालाइज करती है कि मार्केट में किस चीज़ की डिमांड है, उसको हम मार्केट ओरिएंटेशन बोलते हैं। देन हाउ कैन एनवायरनमेंट अवेयरनेस हेल्प मैनेजर्स, एनवायरनमेंट अवेयरनेस मैनेजर्स को कैसे हेल्प कर सकती है। बाय वेरियस थ्रेट्स आर आइडेंटिफाइड इन टाइम, अगर हम लोग अलग अलग जो थ्रेट्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको टाइम पर एनालाइज कर लें तो हम एनवायरनमेंट अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं।
देन हाउ कैन पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बी बेनिफिशियल टू इकोनॉमी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बने रहेगी तो इकोनॉमी को क्या होगा, कैसे स्टेबलाइज करेंगे, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, बिजनेसमैन जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, नए वेंचर्स नई इंडस्ट्रीज ओपन कर सकते हैं। देन व्हाट वाज द इमीडिएट कॉज ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म इन 1991, इमीडिएट कॉज क्या था, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था, गवर्नमेंट के पास फंड्स कम थे, हाई गवर्नमेंट डेफिशिएट, डेफिशिएट मीन्स कमी थी फंड्स में बहुत ज़्यादा। व्हाट इज मेंट बाय थ्रेट्स, थ्रेट्स का मतलब क्या होता है, ऐसा एनवायरमेंटल चेंज जो हमें अपनी ग्रोथ से रोकते, अपनी परफॉर्मेंस को रोके, उसको हम थ्रेट्स बोलते हैं। देन गिव वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडियन डेवलपमेंट प्रोग्राम एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के टाइम पर कौन सा इंडियन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो था वो सबसे ज़्यादा था, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हम इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने पर फोकस कर रहे थे। देन अगेन आई होप ये जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ये आपके चैप्टर के रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बेसिकली आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें पूरे चैप्टर की समरी जो थी वो आ गई, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे मैंने आपको वो समझाने की कोशिश की है। साथ ही साथ मैंने आपको यहाँ पर एक माइंड मैप भी दिया है, ठीक है। अगर आप इस माइंड मैप को देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा बिजनेस एनवायरनमेंट की डेफिनेशन है, बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम ऑफ टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन एंड अदर फोर्स दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, बाहर से आने वाले जितने भी कंट्रोल्स हैं, जितने भी इफेक्ट्स है, चाहे वो इंडिविजुअल की वजह से हो, इंस्टीट्यूशन की वजह से हो, जो एक बिजनेस पर पड़ते हैं, उसको हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट के जो ये 5 डायमेंशन हैं जिस पर हम बात कर चुके हैं, इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजिकल और लीगल। बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या हैं, सारे एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक और जनरल फोर्सेस है, कुछ स्पेसिफिक है और कुछ जनरल फोर्सेस है। देन इंटर रिलेटेडनेस होती है, ये आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, डायनेमिक नेचर होता है, सभी जगह एप्लीकेबल हो जाते हैं, अनसर्टेनिटी होती है, सारे फीचर्स अनसर्टेन हैं, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं, इतना इजीली इनको चेंज नहीं किया जा सकता। देन रिलेटिविटी होती है, कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज़ से रिलेटेड होता है। नाउ बिजनेस एनवायरनमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, इट इनेबल्स अ फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज, अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। देन थ्रेट और अर्ली वार्निंग्स हम देख सकते हैं, जल्दी से हम बिजनेस एनवायरनमेंट को एनालाइज करके पहचान सकते हैं कि क्या मुसीबत आने वाली है। यूजफुल रिसोर्स को कहाँ से यूज़ करना है वो हम देख सकते हैं। रैपिड चेंजेस जो होने वाले हैं हम उसमें बदलाव कर सकते हैं, प्लानिंग पॉलिसी को चेंज कर सकते हैं, फॉर्मुलेट कर सकते हैं और अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हुए थे इंडिया में वो 3 तरह से हुए, एलपीजी पॉलिसीज, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, जिस पर हम डिस्कस कर चुके हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट बिजनेस मैनेजर रिस्पॉन्स को किस तरह चेंज करता है, मैनेजर जो है मर्जर्स कर सकते हैं, डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, ब्रांड बिल्डिंग हो सकती है जैसा कि अभी हमने बात किया, कस्टमर ओरिएंटेड अप्रोच पर वो काम कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट वो कर सकते हैं, बेटर लेबर रिलेशंस बना सकते हैं और कैपिटल स्ट्रक्चर में चेंजेस कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज क्या थी, कंपटीशन बढ़ गया है, डिमांडिंग कस्टमर्स हो गए हैं, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में चेंज आता जा रहा है, नेसेसिटी फॉर चेंज बढ़ गई है, ह्यूमन रिसोर्स में चेंज आ रहा है, वो उसको बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, मार्केट ओरिएंटेड गुड्स आ रहे हैं, देन लो बजटरी सपोर्ट फ्रॉम पब्लिक सेक्टर। तो बेसिकली जो भी आपके चैप्टर के टॉपिक थे वो हमने सारे अपने क्वेश्चंस में कवर किए हैं। आई होप ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, इसके थ्रू आप अपनी परफॉर्मेंस को बहुत हद तक इम्प्रूव कर पाएंगे। और अगर आपको इन चैप्टर्स को बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी करना है तो प्लीज़ आप क्लास 12 CBSE का प्लस सब्सक्रिप्शन लें, हम वहाँ पर हर चैप्टर को डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू सो मच and please don't forget to subscribe Unacademy on YouTube also। 12 CBSE Commerce Quest को भी आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन ऑन YouTube एंड प्लीज जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लें देन प्लीज डू यूज दिस कोड RUCHI and avail the 10% discount। Thank you so much।